बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनी पूरी टीम के साथ पत्रकारों के सामने आए और बताया कि इकोनॉमी में ऑल इज वेल, लेकिन बैंकों के मामले में वित्त मंत्री ऑल इज वेल नहीं कह पाए। सड़क निर्माण के क्षेत्र में मोदी सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं कि 5 साल में वो देश में 83,000 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। साथ ही एक और बड़ी खबर आपके लिए यह है कि रिटर्न भरने वालों को लेकर कारोबारियों को महीने भर की छूट मिल गई है और आज देश की वायुसेना ने हरक्यूलिस को हाईवे पर उतारकर इतिहास रच दिया। ये आज की 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज मोदी सरकार के 3 साल का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। जेटली ने भरोसा दिलाया कि अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक ठाक है और आने वाले दिनों में बैंकिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत सुधारने के लिए भारी भरकम निवेश किए जाएंगे। अर्थशास्त्रियों के लाव लश्कर के साथ मंच पर मौजूद थे वित्त मंत्री अरुण जेटली और सामने था पत्रकारों का मजमा। पूरे 84 मिनट तक स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन का दौर चला। मकसद सिर्फ एक था, सबको ये भरोसा दिलाना कि इकोनॉमी में ऑल इज वेल। देश की अर्थव्यवस्था का जो बुनियादी ढांचा है आज भी बहुत मजबूत है, लेकिन जेटली को मानना पड़ा कि कम से कम सरकारी बैंकों के मामले में ऑल इज नॉट वेल। यही वजह है कि उन्होंने लगे हाथ रिकैपिटलाइजेशन का रोड मैप भी पेश कर दिया। 2,11,000 करोड़ 2,11,000 crores is the capital which is intended to be now inducted further into the banks. This of course will be accompanied by a series of banking reforms. 2 सालों में बैंकों को कर्ज से उबारने का प्लान पेश करते हुए जेटली ये इल्जाम लगाना नहीं भूले कि बैंकिंग एनपीए का ये सारा रायता पिछली सरकार का फैलाया हुआ है। 2008 और 2014 के बीच में वो लेंडिंग थी, उसी इंडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग में से एक बड़ा चंक है जो आज एनपीएस है। हमला यूपीए सरकार पर किया गया था, जाहिर है पलटवार तो होना ही था। उनको आज याद आया 3.5 साल के बाद कि अगला 5 ईयर प्लान हमें 2017 में देना है। इनको 2014 में कहना चाहिए था कि अगले 5 सालों में क्या होने वाला है। प्लीज रीस्ट्रक्चर योर इकोनॉमिक पॉलिसी। दे हैव ब्रॉट वेरी बैड डेज एंड यू एज ए फाइनेंस मिनिस्टर हैज कन्वर्टेड योरसेल्फ प्रॉफिट ऑफ डूम। जेटली ने यह भी दावा किया कि नोटबंदी से बैंकों की बैलेंस शीट बेहतर हुई है। अब वो पहले से ज्यादा कर्ज दे सकते हैं और इसका फायदा आम लोगों तक जरूर पहुंचेगा। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। इन सबके बीच जी बिजनेस ने भी वित्त मंत्री से नौकरियों पर सवाल पूछे। सुनिए इसके जवाब में अरुण जेटली ने क्या कहा। मैं आलोक प्रियदर्शी हूँ, जी बिजनेस से। सर, अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक और बड़ी चिंता जताई जा रही थी, वो जताई जा रही थी जॉब लॉसेस और जॉब क्रिएशन को लेकर। सर, जो आज कदम उठाए गए हैं उससे क्या कोई आंकड़ा है कि कितना जॉब क्रिएट होगा और जो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बाद जो एक जॉब लॉसेस की खबरें आ रही थी उस पर कितनी रोक लग पाएगी? देखिए, इसका कोई ऑथेंटिक कोई डेटा किसी के पास था नहीं और इसलिए केवल अंदाजे से कह देना ये अपने आप में उचित नहीं। स्वाभाविक है कि जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करते हैं उसको बनाने में भी जॉब क्रिएशन होता है और उसकी वजह से भी जॉब क्रिएशन होता है। और प्राइवेट सेक्टर को पुश देना, एमएसएमईज को पुश देना, उसके पीछे एक जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। वैसे भारतमाला के संबंध में एक इन्होंने आकलन किया था, लगभग भारतमाला के संबंध में जैसे मैंने बताया 14 करोड़ के करीबन मैंडेज जनरेट होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का एक आंकलन है कि 1 किलोमीटर बनाने में तकरीबन 4,076 मैंडेज जनरेट होते हैं। तो इस तरह से इसको एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है।
वहीं देश में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने रोड कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए 6.9 लाख करोड़ रुपए के मेगा हाईवे प्लान को मंजूरी दी। इस प्लान के तहत अगले 5 साल के दौरान करीब 83,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। मोदी सरकार के पास देश को पूरब से पश्चिम तक जोड़ने, कोस्टल एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ाने और ग्रामीण भारत की सड़कों की दशा सुधारने को लेकर बेहतरीन प्लान है। कैबिनेट में भारतमाला प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी अशोक लवासा ने देश में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया, जिसके मुताबिक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 34,800 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, जिस पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूरब से पश्चिम तक सड़क बनाने की योजना है भारतमाला। अशोक लवासा ने प्रेजेंटेशन में अगले 5 साल में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए खाका पेश किया, जिसके मुताबिक 9,000 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, वहीं 6,000 किलोमीटर लंबे इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट बनेंगे, जबकि 5,000 किलोमीटर लंबे एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट नेशनल कॉरिडोर्स बनेंगे। 2,000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर रोड और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड बनेंगे। 2,000 किलोमीटर लंबे कोस्टल रोड और पोर्ट कनेक्टिविटी रोड बनेंगे। साथ ही 800 किलोमीटर के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे भी बनेंगे। यही नहीं, करीब 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वर्क पूरा किया जाएगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। आने वाले 5 वर्षों में 83,677 किलोमीटर रोड बनाई जाएगी और इसमें जो लागत है कुल वो 6,92,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। इसके जरिए तकरीबन 14 करोड़ मैन डेज जनरेट होंगे। प्रेजेंटेशन में फाइनेंस सेक्रेटरी ने इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आएगा, इसका लेखा जोखा भी दिया। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए मार्केट से लिए जाएंगे, जबकि 1 लाख करोड़ रुपए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा और 2 लाख करोड़ रुपए सेंटर रोड फंड, टोल ऑपरेट ट्रांसफर और टोल से इकट्ठा किया जाएगा। दूसरी स्कीम के तहत 48,000 किलोमीटर रोड बनाने पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये पैसा सेंट्रल रोड फंड और बजटरी सपोर्ट से इकट्ठा किया जाएगा। वहीं 82 ऑपरेटिंग हाईवे को मोनेटाइज किया जाएगा। इससे करीब 34,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। इसके साथ ही करीब 14 करोड़ मैंडे के जॉब्स जनरेट होंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट में देश के अहम कॉरिडोर्स पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, वहीं कार्गो व्हीकल्स के मूवमेंट में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से बॉर्डर एरिया, इंटरनेशनल पोर्ट और कोस्टल रीजन्स की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। Funding of this project, as I said in the beginning, will mean 6,92,000 crores. Bharatmala is about 5,35,000. Interestingly, 2,09,000 crores will come from market borrowings. 1.06 lakh crore will be private investment. 2.19 lakh will come from the Central Road Fund. जाहिर है अगले 5 साल में सरकार ने रोड कनेक्टिविटी का जो नक्शा तैयार किया है, अगर वो वक्त पर पूरा होता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो 3 साल का रिपोर्ट कार्ड आज वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने पेश किया। कई बड़े ऐलान। मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस पूरी खबर पर और बातचीत करने के लिए। आलोक, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक खाका दिखाया गया, कई सारे आंकड़े बताए गए पिछले 3 साल के। क्या कहता है, इकोनॉमी की तस्वीर कैसी है? बिल्कुल, देखिए, सरकार को इस वक्त जो विपक्ष की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, आर्थिक मोर्चे पर खड़ा किया जा रहा है और साथ ही साथ जो ग्रोथ रेट और साथ ही साथ जो जॉब लॉसेस की बात जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बाद आई थी, उस वजह से खड़ा किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त चुनावी माहौल है और सरकार भी एक तरफ से कहें तो पिछले 3 साल का अपना कह सकते हैं कि आर्थिक लेखा जोखा लेके आज यहाँ पर आई हुई थी नेशनल मीडिया सेंटर में। और आप देखेंगे तो वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारी और वित्त मंत्री खुद यहाँ पर सभी सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद थे और उन्होंने कुल मिलाकर एक ये बताने की कोशिश की कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब से लेकर अब तक कोई ऐसी गिरावट नहीं आई है जिसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो पब्लिक स्पेंडिंग को लगातार लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें भी बताने की कोशिश की गई कि सरकार जब तक कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तब तक सरकार पब्लिक स्पेंडिंग को लगातार बढ़ाती रहेगी। और उसके तहत जैसे कि आप आज कैबिनेट ने अनाउंस किया करीब 7 लाख करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, जिसमें कि सागरमाला जैसे
महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, उसको लेकर बताया गया और साथ ही साथ बैंकों के रिकैप को लेकर जो एक रोड मैप पेश किया गया और साथ ही बताया गया कि 2,11,000 करोड़ का बैंकों में कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा आने वाले 2 सालों में। ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, खासतौर से बैंकों के लिहाज से और जो बैंकों में एनपीए है उसके लिहाज से, क्योंकि बैंकों के पास इस वक्त लैंडिंग कैपेसिटी नहीं है। हालांकि डिमोनेटाइजेशन के बाद बैंकों में पैसे तो बहुत आ गए, लेकिन कैपिटल एडुकेसी रेशियो की वजह से वो लोग लेंड नहीं कर पा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अगर जो पहले बजटेड है और साथ ही साथ जो एडिशनल जो देने की बात की गई है, अगर ये पैसा बैंकों में जाता है तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लेंड कर पाएंगे। और जो रोड मैप पेश की गई है बैंकों में रिकैप के लिए, तो रिकैप बॉन्ड से 1,35,000 करोड़ की जुटाने की बात की गई है और बाकी 76,000 करोड़ जो है बजटरी सपोर्ट से की गई, जिसमें से करीब 18,000 करोड़ जो है पिछले मिशन इंद्रधनुष के भी शामिल है। तो ये तमाम एक रोड मैप पेश किया गया कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर से किस तरह से कह सकते हैं कि तेज़ किया जा सकता है, किस तरह से बूस्ट किया जा सकता है और बैंकों का जो प्रायोरिटी लेंडिंग होगा वो किस तरह से एमएसएमई सेक्टर को जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में जॉब क्रिएशन हो सके। क्योंकि सरकार को जॉब क्रिएशन के फ्रंट पे भी डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद काफ़ी आलोचना झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो इस वक्त सरकार एक तरह से कहें तो एक वाइट पेपर जैसा एक कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड लेकर, एक कह सकते हैं कि लेखा जोखा लेकर सामने आई है और ये बताने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि कोई भी आर्थिक एक्टिविटीज़ में कोई गिरावट नहीं है और सरकार लगातार पब्लिक स्पेंडिंग के दम पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर भी काफी ज्यादा स्टैंड सरकार की तरफ से क्लियर हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंटली जो आपने भी सवाल पूछा वित्त मंत्री जी से जॉब क्रिएशन को लेकर, वैसे ये बताया आपको मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि लोन डिमांड बढ़ाने के लिए बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन के साथ ही दूसरे उपाय भी करने होंगे। सुनिए। After this, do you think banks will run out of reasons to not lend? Do you think this is the push they need, or do you think that we still have to wait for another rate cut, and that will be the last push, sir? Look, remember that one thing is that it is not either or in terms of policies. This is a kind of, to invoke a kind of martial metaphor. This is, a battle that requires many, many weapons. We need interest rate, we need recapitalization, we need more demand, we need more public investment. So we need all these things. So it's not a question of either or. वहीं बैंकों में पूंजी डालने के फैसले को स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इंफ्रा सेक्टर में निजी निवेश बढ़ेगा। Private sector participation in infrastructure will come, and apart from the boost which it will give to the cement sector or steel sector, those all are related benefits. This step is very, very important for the MSMEs, and I am very sure that taking the cue and the lead from here, the large private sector corporates also will register themselves on the threads, and we can see definitely better days for the MSME. चलिए आगे बढ़ते हैं। कारोबारी हैं, जीएसटी रिटर्न भरने में देरी हो गई है तो घबराइए नहीं, क्योंकि सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने में हुई देरी से लेट फीस हटा दी है। मतलब ये कि अगस्त सितंबर का जीएसटी रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत मिली है। इसके पहले जुलाई के लिए लेट फीस सरकार पहले ही माफ कर चुकी है। अब कारोबारी कई दिन से रिटर्न भरने में देरी पर लेट फीस हटाने की मांग कर रहे थे। अभी नियम यह है कि अगर कोई कारोबारी वक्त पर रिटर्न नहीं भर पाता है तो उसे 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से केंद्र जीएसटी और इतनी ही रकम राज्य जीएसटी को चुकानी होती है, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी को। लेकिन अब इस नई राहत के बाद कारोबारियों को किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं भरनी होगी। चलिए बात कर लेते हैं कैसा रहा शेयर मार्केट। सीमित दायरे में आज कारोबार देखने को मिला। बाजार में मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बावजूद भारतीय बाजारों की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन इंट्राडे में निफ्टी 10,200 के स्तर को भी तोड़ गया। हालांकि कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 10,200 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। छोटे मझौले शेयर में खरीदारी रही। स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 101 अंक, निफ्टी 23 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल, रियल्टी, तेल, गैस और पावर शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी थी। हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों पर थोड़ा दबाव दिखा। वहीं जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आज आए उम्मीद से काफी बेहतर रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 147% बढ़कर करीब 591 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 238 करोड़ रुपए था। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी की आय करीब 1,739 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,785 करोड़ रुपए हो गई है।
कंपनी के विज्ञापन से आय में भी करीब 3% का इजाफा देखने को मिला है। जी एंटरटेनमेंट के एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका ने कहा कि कंटेंट पर कंपनी ज्यादा फोकस करेगी, साथ ही पंजाब और केरल में अधिग्रहण करने पर भी विचार किया जा रहा है। डेफिनेटली हम और इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखेंगे कंटेंट के लिए, ना सिर्फ टेलीविजन पे बट अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी रीजनल मार्केट में स्पेशली, तो हम उसको इवैल्यूएट जरूर करेंगे। कई मार्केट्स हैं जहां पे अभी भी जी का पहुंच नहीं है, जैसे कि मलयालम मार्केट, केरला में, पंजाब में हमारी एंटरटेनमेंट की प्रेजेंस नहीं है। ऐसे कई और मार्केट्स हैं जहां पे हम जाना चाहेंगे फ्यूचर में भी। एचडीएफसी बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। जुलाई सितंबर तिमाही में बैंक का मुनाफा 20% बढ़कर 4,150 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 3,455 करोड़ रुपए था। दूसरी तिमाही में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि बैंक के ग्रॉस एनपीए 1.24% से बढ़कर 1.26% हो गया है। हालांकि बैंक की प्रोविजनिंग से थोड़ी निराशा हाथ लगी। इस तिमाही में बैंक की प्रोविजनिंग में 5% की कमी रही है। जी बिजनेस को बैंक की प्रोविजनिंग में 26% से ज्यादा कमी आने का अनुमान था। वहीं जुलाई सितंबर तिमाही में इन्फोसिस का मुनाफा अनुमान के मुताबिक रहा है। कंपनी का मुनाफा करीब 1.25% बढ़कर 3,530 करोड़ रुपए हो गया है। जी बिजनेस का अनुमान था 3,500 करोड़ रुपए के मुनाफे का। हालांकि इस साल के लिए कंपनी ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस को घटा दिया है। कंपनी ने डॉलर और रुपए की गाइडेंस को घटा दिया है। वहीं कंपनी की आय करीब 3% बढ़कर 17,570 करोड़ रुपए हो गई है। तिमाही दर तिमाही आधार पर एबिट मार्जिन में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2018 के लिए कंपनी ने डॉलर आय ग्रोथ गाइडेंस 7.1% से 9.1% घटाकर 6.5% से 7.5% कर दी है। जी बिजनेस की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। प्याज की बढ़ती महंगाई को लेकर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार हरकत में आई और कीमतों की समीक्षा शुरू कर दी। इसी सिलसिले में 24 अक्टूबर को कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की बैठक हुई, जिसमें प्याज की उपलब्धता की समीक्षा की गई। आपको बताएं, प्याज के दाम एक बार फिर तेजी से बढ़े हैं और इसे लेकर जी बिजनेस लगातार खबरें दिखाता रहा है। अब सरकार भी इसे लेकर जागी है। सस्ते 4G हैंडसेट की रेस शुरू हो चुकी है। पहले रिलायंस जियो, फिर एयरटेल और अब वोडाफोन ने सस्ता 4G हैंडसेट लॉन्च किया है। स्वदेशी स्मार्टफोन मेकर माइक्रोमैक्स ने टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन के साथ पार्टनरशिप करके 999 रुपए के इफेक्टिव प्राइस के साथ भारत 2 अल्ट्रा 4G स्मार्टफोन पेश किया। सस्ते स्मार्टफोन की पेशकश कर अपना ग्राहक आधार बढ़ाने और बचाने की रेस में जियो और एयरटेल के बाद अब वोडाफोन इंडिया भी शामिल हो गई है। भारतीय स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स ने वोडाफोन के साथ मिलकर मार्केट में सस्ता 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। भारत 2 अल्ट्रा फोन की कीमत 999 रुपए होगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोई कंपनी सस्ते दाम में 4G फोन बेच रही है। इससे पहले रिलायंस जियो भी 1500 रुपए में 4G फीचर फोन दे रहा है। ये राशि भी 3 साल में रिफंड कर दी जाएगी। वहीं एयरटेल कार्बन के साथ मिलकर 4G स्मार्टफोन पेश कर चुका है। यह 2900 रुपए के करीब बेचा जा रहा है। हालांकि इसमें भी शर्तों के साथ कुछ राशि वापस की जा रही है। इस तरह एयरटेल का फोन मात्र 1399 रुपए में पड़ रहा है। इसी तरह भारत 2 अल्ट्रा एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है। यदि आप माइक्रोमैक्स और वोडाफोन के इस स्मार्टफोन भारत 2 अल्ट्रा को खरीदना चाहते हैं तो आपको 2899 रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि ये 1900 रुपए के रिफंड के साथ ग्राहकों को 999 रुपए का पड़ेगा। इन सस्ते 4G फोन्स को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि आने वाले समय में हर एक भारतीय के हाथ में एक 4G फोन जरूर होगा। दिनेश शर्मा, जी मीडिया। आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे फाइटर प्लेन के लिए रनवे बन गया, जहां वायुसेना ने अपना दम दिखाया। एक्सप्रेसवे एक के बाद एक वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दम दिखाया। गोरखपुर हिंडन अंबाला एयरबेस ने फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी और एक्सप्रेसवे पर टचडाउन किया। C-130 सुपर हरक्यूलिस टच डाउन करने की तैयारी में है और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे फाइटर प्लेन के लिए रनवे बन गया। यहां वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया।
सबसे पहले हरक्यूलिस C-130 को उतारा गया। हिंडन एयरबेस से इसने उड़ान भरी। कई बार युद्ध के हालात में दुश्मन के हमले के समय सड़क को भी लड़ाकू विमान की लैंडिंग के लिए इस्तेमाल करना पड़ सकता है और किन सड़कों पर लड़ाकू विमान को उतारा जा सकता है, ये तय करने के लिए वायुसेना ने ये टेस्ट किया है। जैसे ही हरक्यूलिस एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग कर तैनात हुआ, C-130 से गरुड़ कमांडो बाहर आए और तुरंत एक्सप्रेसवे को अपनी सुरक्षा में ले लिया। कॉम्बैट और इमरजेंसी की हालत में हाईवे को इसी तरह सील कर दिया जाता है ताकि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सुरक्षित लैंडिंग हो सके। फिर एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000 ने टचडाउन किया। इस एक्सरसाइज में 6 मिराज विमानों ने हिस्सा लिया। इस विमान की स्पीड 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1550 किलोमीटर तक। ये रॉकेट, मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से लैस है। सबसे शानदार प्रदर्शन था सुखोई 30 MKI का। सुपरसोनिक जेट कैटेगरी का ये फाइटर जेट है जिसकी स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर। रॉकेट, मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से भी लैस है। ये भारत का सबसे घातक जेट है। ये एक्सरसाइज सेंट्रल एयर कमांड की एक्सरसाइज है। ये एक इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बिल्डिंग की तरफ है, जहाँ पे जो जितने भी हाईवे हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, उनको एज लैंडिंग स्ट्रीट यूज करने के लिए एयरफोर्स ने डिसाइड किया था। फिर एक्सप्रेसवे पर जैगुआर ने उड़ान भरी। ये भी सुपरसोनिक जेट है और इसकी स्पीड करीब 1700 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज 3524 किलोमीटर तक और ये रॉकेट, मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से लैस है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि एक बार में 17 फाइटर और कार्गो प्लेन के एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग करवाई गई हो, लेकिन आज न सिर्फ लैंडिंग हुई बल्कि टेक ऑफ भी करवाया गया और इसी के साथ एयरफोर्स ने नया कीर्तिमान रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात चुनावों के लिए कल तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगले 24 घंटे बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद राज्य में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। चुनाव 2 चरणों में हो सकते हैं। मतदान की तारीख 10 और 14 दिसंबर हो सकती है। गौरतलब है, विपक्ष चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द कराने की मांग कर रहा था और इस बीच गुजरात सरकार ने आशा कर्मचारियों की सैलरी में 50% की बढ़ोतरी की घोषणा भी कर दी। इससे पहले गुजरात सरकार ने शिक्षकों और नगर निगम के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की घोषणा भी की थी और इसके साथ महिलाओं के लिए 90 दिन की और प्रेगनेंसी लीव देने का ऐलान भी किया। आचार संहिता से ठीक पहले गुजरात सरकार ने तोहफों की बरसात कर दी है। आपको बताएं, भारत की ओर से फिल्म न्यूटन को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है। म्यूजिशियन A.R. रहमान ने दुआ की है कि न्यूटन ऑस्कर में अच्छा करे। A.R. रहमान पहले भारतीय म्यूजिक कंपोजर है जिनको ऑस्कर मिला है। When we talk about the India's official entry for Oscars, what do you have to say about Newton? Are you happy about it? Because when it was announced, we saw a lot of people, who were divided. They wanted Bahubali, some wanted Dangals. What do you have to say on it? I've not seen Newton, but I hope it's a good movie. And Anand Rai is a friend, and I wish them all good luck.